साथियों, सबको लाल सलाम और जय भीम। मंच पे उपस्थित हमारे सीनियर कॉमरेड्स एंड ऑल्सो दोज हु आर सिटिंग इन दिस हॉल, यंग एज वेल एज politically mature comrades. प्रोफेसर गोपीनाथ, मैं दोनों भाषा का उपयोग करूंगा क्योंकि मेरी हिंदी तो बम्बई टाइप हिंदी है, तो नॉर्थ इंडिया में बम्बई हिंदी बोलना थोड़ा उसमें करेज भी चाहिए, तो मैं आई यूज़ बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। प्रोफेसर गोपीनाथ spoke about history of the communist movement and how communist movement has been influential even before the National Congress Party, attributing all these liberating movements to the emergence of the communist movement in this country. Situation is very serious. The kind of situation that we've been experiencing in this country, it's very alarming. So this convention, this program is very timely and ऐसे हर एक प्रोग्राम, मुझे लगता है ऐसा हर एक कार्यक्रम हमने देश के छोटे छोटे शहरों में करना ज़रूरी है। If you really want to keep the movement alive and going. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से मूवमेंट का दमन हो रहा है, ये खाली वर्किंग क्लास का दमन भी नहीं है, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दोज हु आर परसीव्ड टू बी थ्रेट बाय दिस रेजिम आर ऑल्सो फेसिंग ग्रेव सिचुएशंस। मैं उनमें से एक हूँ जिसको शो कॉज नोटिस दिया था। नाउ दैट शो कॉज नोटिस हैज़ बीन स्टेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में हमारे साथी हैं, उनको उनकी ये प्रताड़ना अभी तक शुरू है। उनमें से एक है हमारे दोस्त कौस्तुभ बैनर्जी। तो हम तो इसके अगेंस्ट लड़ेंगे और लड़ेंगे ही नहीं, ज़्यादा हमारी जो लड़ाई है उसको ज़्यादा कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि उसके अलावा कुछ हमारे पास चारा नहीं है। बट विल फाइट और बैटल within the framework of the constitution. This is what I believe. In other words, जो लोग हैं सत्ता में वो कॉन्स्टिट्यूशन की रोज धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये अभी तक हमें पता चल गया है, वो कुछ बिफोर 2024 का जो इलेक्शंस का जो रिजल्ट्स है उसके पहले उनको लगता था कि 400 सीट आने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देंगे, लेकिन 400 सीट तो मिली नहीं। लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन हटाने का जो ड्रीम है वो अभी तक है, वो उन्होंने छोड़ा नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं वो, क्योंकि उनको इस देश की जो जनता है उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। वो धर्म के पुजारी है, इसीलिए उनको धर्म के अलावा कुछ दिखता नहीं है। लेबर कोड्स के साथ साथ जो कंट्रीब्यूशन था हमारे फाउंडिंग फादर्स का, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर रिपब्लिक, पर्टिकुलरली डॉक्टर आम्बेडकर इन फ्रेमिंग द लेबर बिल्स, अभी उसको कोड के नाम पे वो हटा रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने गांधी को भी हटा दिया और मनरेगा हैज़ बीन नाउ नेम्ड आफ्टर राम। हाँ, तो हाँ जी, राम जी, यस। तो ये जो हो रहा है, तो ये इसी का ही द्योतक है, इसी की पॉइंट आउट कर रहा है कि जो लोगों ने इस देश की नींव रखी है उनको कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए धीरे 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 धीरे। एंड दोज हु डिड नॉट कंट्रीब्यूट, दोज हु सर्व देयर मास्टर्स, दोज हु सर्व द ब्रिटिश colonial power, these people are trying to institutionalize these their gurus. जहाँ पे भी बीजेपी ने बहुत सालों से 15-20 सालों से राज किया है, वहाँ पे नाउ they have started naming streets, roads, places after RSS leaders whose contribution is nothing to the creation of the institutions in this country. लेकिन उनका एक ही है कि बस उनको ना दे आर हेलबेंट ऑन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग दिस सो कॉल्ड लीडर्स। मैं जब पढ़ा रहा था मेरे क्लास में, दिस वाज ड्यूरिंग व्हेन फार्मर्स एजिटेशन बिगैन, और उसी दरम्यान मैंने क्लास में कहा था कि अभी फार्मर्स एजिटेशन के बाद, फार्मर्स की ज़मीनों के बाद ये लोग
जो हमारे शहरों में जो ज़मीनें हैं जिसमें हमारे स्लम ड्वेलर्स रहते हैं उनके पीछे पड़ेंगे और वो दैट हैज़ बिकम अ रियलिटी नाउ। हाँ, धारावी जो स्लम है मुंबई में उसको अदानी को दे दिया इन द नेम ऑफ रीडेवलपमेंट। दिल्ली में जो स्लम्स थे जो लोगों को बवाना में बिठा दिया है रिसेटलमेंट के नाम से, वहाँ से भी दिल्ली में से भी हटा दिया। दिस इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द कंट्री। तो शहरों के हमारे बीच में जो हमारा जो लेबरिंग क्लास है उसको शहरों में से निकाल के उसको शहर के बाहर फेंकना है। उसके लिए उनके मन में इस रेजिम के मन में काफ़ी डर बैठा हुआ है। ये डर जो है, ये जो लेबर कोड्स है, इसका जो अभी लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं उससे दिख रहा है। उसमें काफ़ी ड्रकोनियन ये है प्रोविजंस है। तो ये प्रोविजंस जो है, ये प्रोविज़न मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो कम्युनिस्ट साथियों का जो काम है उसको साथ में रखते हुए वो डर की वजह से उन्होंने ये लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस किए हुए, ये मेरा मानना है। क्योंकि क्या है कि ये काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें उसमें दी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसमें से काफ़ी चीज़ें बाहर आएगी। और इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे ये गवर्नमेंट का जो ये है, इनका जो काम है वो ज़ीरो है। हाँ, all this government is has been busy doing organizing big events. They manage these events very well. मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इनकी जो पूरी सरकार है ये कोई बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रही है। जो पॉलिटिशियंस है वो तो उनका काम है भाषण करना, लेकिन बिहाइंड दैट बैकग्राउंड, बिहाइंड दैट फसाड ऑफ मेंटेनिंग गवर्नेंस, सबका साथ सबका विकास, किसी का विकास नहीं है, लेकिन दे टॉक दैट दे रिप्रेजेंट एवरीवन. These are empty political slogans. I mean, the situation is such that you can't stop talking about these things because these things are so much visible. Every now and then our society is being bombarded with this kind of spectacles. Events करो बड़े बड़े, लेकिन उससे कुछ आना, I mean, what productive is going to come out of these events? ये तो हम देख रहे हैं कि पूरा ज़ीरो है. तो इसीलिए जो लेबर कोड का जो ढकोसला है कि हम लोग प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी वेजेस देंगे, विल प्रोटेक्ट देयर जॉब्स, गिग वर्कर्स को जॉब्स देंगे, विल प्रोटेक्ट देयर सैलरीज, वी गिव देम, विल प्रोटेक्ट देयर वेल बीइंग. नाउ वुमेन आर ऑल्सो बीइंग टोल्ड दैट यू कैन वर्क एट नाइट प्रोवाइडेड दे कंसेंट. Before that, there was seek consent of these women who were willing to work at night. Now, seeking consent from women is basically, it's not very easy. महिलाओं को काम भी करना है, लेकिन वो कंसेंट आएंगी उनके घर के मेल मेंबर से. So that shows the nature of our patriarchal society, how patriarchal it is. दूसरी बात जो है कि सबसे बड़ा मतलब इनको जो डर है, कम्युनिस्ट मूवमेंट का जो डर है, कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो डर है, वो डर इस लेबर कोड्स में से दिखता है. एक लेबर कोड है उसमें कि जहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस के लोग हैं या लेबर यूनियंस के लोग हैं उनको कुछ ज़्यादा रोल प्ले करना नहीं है. ये क्या करेंगे, इन कंपनियों में उनकी जो, जैसे भारतीय मजदूर संघ है, इट्स भारतीय मजदूर संघ, BMS, बिकॉज मैं क्या उनको मजदूर संघ क्यों, भारतीय मजदूर नहीं, भारतीय महाजन संघ, क्योंकि वहाँ पे मजदूरों के लिए कुछ है नहीं. हाँ, अभी जो मजदूर उनके साथ है उनके साथ मेरी संवेदना है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि RSS का जो RSS की जो आर्गुमेंट है, उनकी आर्गुमेंट राइट्स के लिए नहीं है, उनकी आर्गुमेंट है ड्यूटी, काम. This is what they believe in. I come from JNU and we have this center where I teach informal sector and labor studies. तो initially हमने काफ़ी सारे discussions organize किए थे and we had a very close interaction with BMS people, and they said that हमको rights की बात नहीं करनी चाहिए, हमको बात करनी चाहिए ड्यूटी की. And this duty is not काम.
दिस ड्यूटी, काम तो अभी उनका सब निकल रहा है किस किस प्रकार के काम करते हैं, बिकॉज एज सुन एज एप्स्टीन फाइल्स कम आउट विल सी व्हाट काइंड ऑफ काम दिस पीपल आर इन्वॉल्व इन. तो ये काम नहीं है वो, दे वांट समर्पण, सरेंडर. हाँ, सो दिस इज देयर अंडरस्टैंडिंग. तो उनसे हमको वर्किंग क्लास के लिबरेशन की अपेक्षा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी. Even if you know, being labor or being workers organization, we may have political differences, but we tend to see eye to eye with each other on many issues. But fundamentally, if your understanding of what workers' issues are, what we should do for workers, whether we should liberate them from the yoke of capitalism, neoliberalism, that should be the first priority, not extracting or seeking or extracting allegiance of workers in the name of duty, performing duty. हाँ, तो ये जो ड्यूटी है, ड्यूटी तो लेबरिंग क्लास, कामगार वर्ग तो काम तो करता ही रहता है. उसमें क्या है, उसमें कौन सा अलग ड्यूटी करेंगे? मतलब दे आर वर्किंग, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द एडिफिस ऑफ दिस इकोनॉमी, टू दिस कंट्री, टू द वेलबींग ऑफ दिस कंट्री. What do you want from them more than that, more than their contribution, more than their hard work, more than their labor? But these people do not want the labor, they want their complete surrender. And this labor codes basically ensures that laborers will have to surrender before their employers. All this facade of providing, reducing working hours. अब 12 घंटे आपको काम नहीं करना है, आपको 8 ही घंटे काम करना है, आपको 48 आवर्स ही हर हफ्ते में काम करना है. ये कौन तय करेगा? वो बोलेगा कि यू हैव टू हैव रजिस्ट्रेशन, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलेगी. अभी तो ये सब जो है, ये जो ढकोसला जो दिया है इन्होंने कि हम लोग विल इवन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. नाउ इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो इट इज़ बेसिकली थ्राइव्स ऑन फ्रैगमेंटेशन. हाँ, जो अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, इसीलिए लेबर यूनियंस ऑल्सो फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स. सो वी हैव टू बी वेरी इनोवेटिव. ये दिस इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हाउ टू बी इनोवेटिव इन एड्रेसिंग द इश्यूज ऑफ दिस फ्रैगमेंटेड वर्किंग लॉट. दैट ऑफ कोर्स, एंड देन यू हैव ऑल्सो द इमर्जेंस ऑफ व्हाट वी कॉल द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस. The civil society organizations are basically they are what we call popularly known as NGOs. The NGO का काम ही है कि confrontation नहीं चाहिए उनको. They want to work as a second fiddle, as agents of the government, of the regime, of the capitalist regime. तो ये जो regime है उसको लोगों के साथ बैठ के they don't want to treat workers as equal. They want to maintain inequality in our laboring world. Otherwise, they would not be able to extract labor. Huh? So, if labor and these companies, multinational companies, if they start treating labor on par with them, तो फिर सरप्लस कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए कि it is inherently very deeply pervasively in their understanding that working class को एक secondary citizen के नाम को हमको ट्रीट करना है. तो इसीलिए जितना भी ये लेबर कोड का जो ढकोसला आया हुआ है कि हम लोग उनको आप कभी ओवर टाइम करोगे तो ओवर टाइम को भी आपको डबल पैसा देना पड़ेगा. हाँ, वो फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट के नाम पे भी एक नया उन्होंने ढकोसला निकाला है. नाउ फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो कौन तय करेगा? किसी वर्कर को. एंड फिक्स एम्प्लॉयमेंट के नाम पे फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबरिंग, बेसिकली दिस इज इट्स अ वेरी विशियस अटैक ऑन लेबर यूनियंस. एंड लेबर यूनियंस आर बेसिकली ऑल ओवर द कंट्री आर कंट्रोल्ड बाय कम्युनिस्ट्स. ऑफ कोर्स देयर आर लेबर यूनियंस affiliated to the Congress Party, even शिवसेना, even as I said भारतीय मजदूर संघ. बट लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम है, सबसे ज़्यादा जो कमिटमेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी की जितनी भी हमारी यह है लेबर यूनियंस है उसमें से दिखता है. क्योंकि उसमें जो कमिटमेंट है ग्राउंड लेवल पे काम करने का, ये कमिटमेंट से वो लोग डरते हैं.
कम्युनिस्ट में जो अपनी ये जो है अपना सब कुछ दाव पे लगा देने का, वो जो उनका इसको डर है। हाँ, हमारे जो कम्युनिस्ट साथी है वो बिना कुछ खाए पिए आप जेल में देखोगे तो वो बस उनको एक ही है कि भाई काम करना है। आई एम नॉट रोमांटिसाइजिंग, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये जो त्याग की जो भावना है ना, इससे वो लोग डरते हैं। और जो त्याग करने वाले जो लोग होते हैं उनको किसी की चिंता नहीं होती। लेकिन इनको क्या है, ये बैठे हुए हैं सबके इसमें बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, ये उनके बगल में बैठे हुए हैं। हाँ, इन्होंने वो व्हाट वी पेजोरेटिवली कॉल्ड गोदी मीडिया इज आल्सो द लाप मीडिया। तो ऐसे जैसे ये लेबर कोड्स बाहर आ गए तो आपने देखा होगा जितनी भी गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया ने एक पॉजिटिव नैरेटिव स्प्रेड करना शुरू कर दिया। कितनी बड़ी क्रांति है। हाँ, जैसे मोदी जी के इसमें जैसे कुछ कार्ल मार्क्स के बाद सिर्फ मोदी जी है जो हमारे वर्कर्स की चिंता करते हैं। हाँ, हमने देखा है कि ये लोगों का जो इनकी जो तानाशाही जो वृत्ति है, जो मेंटालिटी है, ये जिन्होंने महाराष्ट्र में रिसेंटली एक जन सुरक्षा कानून विधेयक लेके आए लोग, और वो जन सुरक्षा कानून जो विधेयक है, वो विधेयक क्या है कि वो जो अर्बन नक्सल्स है उनकी एक्टिविटीज कर्ब करने के लिए उन्होंने वो लेके आया है। नाउ होम मिनिस्टर वाज आस्क्ड as who is urban Naxal, what is urban Naxal? Now he said he didn't know it. I mean, he doesn't know where did that term come from. हाँ, तो ये क्या है कि वो जो है ये इसलिए वो लेके आया है कि जो लोग हमारे जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो लड़ते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में काम करने वाला जो हमारा जो असंगठित कामगार है, उनके लिए जो लड़ने वाली जो संगठनाएं हैं, उनको ये लोग अर्बन नक्सल लेबल लगाना चाहते हैं। दैट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू कर्ब देयर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सो दैट दे वुड नॉट बी एबल टू प्रोटेस्ट फॉर देयर राइट्स, फॉर देयर रेगुलर वेजेस, फॉर एक्सट्रीमली डेंजरस वर्किंग कंडीशंस। तो इसके अगेंस्ट ये सब इन्होंने जो लेबर कोड जो है ये ढकोसला निकाला हुआ है। उसमें से लेबरों का या कामगार वर्ग जो है उसमें उनका कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। दिस गवर्नमेंट इन ट्राइंग टू एंश्योर दैट हाउ देयर how these multinational corporations will very easily come into this country and extract as much labor as possible and not corresponding, not giving them proper wages. Wages कभी देंगे या workers को उनके if they start treating workers on par with them, तो फिर capitalism तो फिर socialism हो जाएगा। तो that's fundamental distinction, that fundamental gap that will continue to not only exist but also increase. हाँ, तो इसीलिए ये जो लेबर कोड्स है, लेबर कोड्स इज अ फसाड टू मेंटेन दैट, टू बेसिकली इंक्रीज दैट गैप बिटवीन दी जो कैपिटलिस्ट क्लास है और जो वर्किंग क्लास है। ये मेरा मानना है। तो इसीलिए ये जो अलग अलग देश के इसमें जो लोग लेबर जो अलग अलग ये ला रहे हैं, I gave you an example from Maharashtra. That is to ensure that the capitalist class will exploit land. They tried to do that with our farmers, but farmers they stood up to that the might of the state and compelled the Modi government to withdraw the farm bills. I only hope that similar protest or similar political struggle is organized in cities so that we can save the slum lands, we can save the public lands. तो जब तक ये होता नहीं है तब तक मुझे नहीं लगता है. My study is basically based on Dharavi. I have been studying Dharavi for a very long time. And when I went to Dharavi last time, there is a lot of resistance. People are on the ground talking about resisting the redevelopment project of Dharavi. But since Adani, the company which has come into the fray, and Adani is basically blue-eyed baby of the Modi regime, so that huge political will is standing behind him. So the kind of political struggle and which I fear rather, is going to be brutally suppressed. People in Dharavi are talking about standing up to this thuggery, this organized loot of slum lands.
एक बार उनको कर लिया तो फिर एवरीथिंग बिकम्स ईजियर. एंड ये जो है द वेरियस लॉज दैट दे आर ब्रिंगिंग एंड द मैनर इन विच दे आर गोइंग टू बेसिकली negate the influence of labor unions. One of the provisions is that in any company that has representation of 51% of workers, that company will be legitimate trade union, which will then represent the interest of the workers in that company. Now हमने recently देखा है मारुति कंपनी में मनीष सर, the company, the trade union that was cropped up by the company, it did not protest. तो जो कंपनी है, वो जो लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है वहाँ पे, उसमें काफ़ी सारी दूसरे भी छोटी छोटी ट्रेड यूनियन होती है. वो उनको, if they don't have the representation of 51% of workers, then they would have no space to assert their political might. तो उनको फिर डरा के, धमका के या फिर जेल में डाल के वो they are going to corner the political discourse that supposedly represents the working class interest. तो ये जो है, तो ये अभी हर तरफ हो रहा है. मैंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में भी वो लोगों ने काफ़ी हंगामा मचाया हुआ है. हमारे जैसे थोड़े से लोग हैं, those who are standing up to that organized thuggery which is being unleashed by people of their political caliber, background caliber. The vice chancellor are being appointed, are being asked to control dissenting teachers movements. आपने देखा होगा JNU में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सालों से लोग अभी मस्ती कर रहे हैं. And now their number is also substantially gone up. They have brought in people of their political organizations. So now they don't really talk about shutting down JNU. Now they stand up for saving JNU, but JNU are of a very different kind. So there is also parallel teachers organization that represents their interest, and the legitimate teachers organization is now being delegitimized as not representing enough. So their organization, obviously, now it is being patronized by the state and by the vice chancellor, so they will have say. But then things haven't really become that or gone that bad. We continue to hold on to what we believe in. We believe in liberal education. We believe that our institutions should not become battleground for casteism, communalism, misogyny. These are the mainstays of this regime. So situation is quite alarming, but I believe that these are the trying times, and we should consolidate our political might, collective might, intellectual might. One of the reasons that these people are also afraid of communists, because communists think. So that they are afraid of thinking. They don't want thinking people. They want foot soldiers who would not think. And they have basically, they have very neatly, even if you look at their political and cultural organizations, RSS is only found in, among upper caste areas. Then you have these traders and business who are in VHP, Vishwa Hindu Parishad. So they also have this international aspiration. Therefore, they call themselves international organizations, because they have national networks, basically run by traders and businessmen. And the third is foot soldiers, who are basically organized to unleash violence. You will find them in slums. I am a sociologist, therefore I am talking about it. I don't intend to vilify organizations. But this is my study, that you will find Bajrang Dal only in slum areas. You would not find them in middle class, rich localities, because that is not what their work is. Okay? They represent the unquestioned loyalty to the RSS.
the kind of loyalty and the kind of complete piety that was shown by Hanuman to Ram. So that is the structure that they replicate. So therefore they keep going back. The fact that why would they want to go back to the times that are only exist in our epics? Countries look forward. Sensible government look forward. They think about future. They think about liberating people from age-old subjugation. There is nothing in our history. History meaning this myths are now being reproduced as history, are being institutionalized as history. So the myths are not libertarian or egalitarian. Myths are basically against anti-women, anti-lower caste people. So therefore these people would want to resurrect, would want to reproduce that kind of mythical past, where only a certain section will continue to rule the society and others are expected to complete surrender, work, fulfill the political desires, fulfill the political imagination of the so-called upper caste people, upper class people. Most of, upper class basically is constituted by upper caste in this country. So we should not have any qualms about that. So how to completely surrender people? That is why we see from the labor code. So situation is very alarming, but that should not really disappoint us from consolidating our political might to fight by whatever constitutional means we have at our disposal. That's also ethically, that is an ethical position. That when you think about subjugation of people, when you think about fighting for the rights of socio-economically deprived people, that becomes your ethical position. So that is what I believe the communist and Dalit movement have been doing in this country. So we have to basically, if you really want to consolidate our political might, we have to try and reach across people from all castes and all religions. We have to make ourselves visible in small towns and of course in villages. I am saying villages because I come from Maharashtra, so I don't really see I don't see encouraging presence of communist activists in my region. I come from northern Maharashtra. So in all these small towns in our cities, in small cities in that belt of Maharashtra, BJP and RSS has consolidated its power by basically roping in people from lower socio-economic background. So I think we have to basically enter into these spaces and and fight the struggle for liberation. That is what I believe, and we should not really be disappointed with all this, the might that is being unleashed on us, and I'm sure we are not. But the despondency can be fought by a vigorous political struggle and consolidation. And I hope this continues, and I hope all these political developments that are anti-labor can be solidly confronted. I think with these few words, I would stop. Thank you.